अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसमें देखिए आपका सीमाएं टूटती हैं, एकदा नैमिषारण्य, शतरंज के मोहरे, कथा कहूँ उर्वशी। तो आपकी सीमाएं टूटती हैं, कथा कहूँ उर्वशी इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ये अन्य राइटर के द्वारा लिखा गया है। ठीक, मेला आंचल उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए कमला, सहनवाज, सहदेव मिश्र या फिर बलभद्र नारायण। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है तो ए और सी, कमला और सहदेव मिश्र आपके मेला आंचल के पात्र हैं। आगे चलते हैं, आगे के उपन्यासों के पात्र कौन से हैं? तो आपके एक तो हो जाएंगे सरस्वती और भुवन। तो ये आगे के उपन्यास के पात्र हैं। तो आपका ऑप्शन ठीक होगा तीसरा, यानी कि बी और सी। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? विभाजन, त्रासदी, बिल्कुल सही बात। उसके बाद आपका सांप्रदायिक दंगे। तो आपका ऑप्शन ठीक होगा 2, यानी कि ए सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार कौन हैं? तो इसमें हमें सही उत्तर को चुनना है। तो कौन है आपके? निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव। तो ऑप्शन आपका बी डी सही होगा। और उसके बाद तीसरी कसम कहानी चित्रित है, तो इसमें क्या आएगा आपका? फारबिसगंज और ये हिंगना, छितरिया पीर, सिरपुर बाजार। तो देखिए इसमें आपका फारबिसगंज आएगा और सिरपुर बाजार। ठीक, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा कि ये कहानी जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थी, उसमें भीतर प्रेम एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है, इसकी घटनाएं बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है या आवश्यकता नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सा आपका सही होगा? एक तो ये है उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है यहाँ, ठीक है, एक तो ये ठीक है। दूसरा आपका होगा डी, यानी कि इसमें क्या है, घटनाएं बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका तीसरा ऑप्शन ठीक होगा। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह कौन से हैं? तो कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह जो है कामधेनु और आगम की नाव, यानी कि ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध कौन से हैं? आपका इनका होगा पहला कन्यादान, उसके बाद सच्ची वीरता। तो इनके ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4, यानी कि ए और सी। ठीक है, अरे यावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्खम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपको देखने के मिलेंगे? पहला आपको एक टायर की राम कहानी, लेखक के चालक की कहानी, मिस्टर पीटर की कहानी, ब्रह्मपुत्र की कहानी। तो इसमें से कौन सा सही है आपका? एक टायर की कहानी और लेखक के चालक की कहानी। ठीक, आगे चलें। यात्रा साहित्य में से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक का नाम बताना है इसमें। तो इसमें आपका आ जाएगा मेरी जीवन यात्रा, विस्मृत यात्री, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 100 वर्ष। तो इसमें देखिए आपका सी और डी ठीक है, यानी कि इसका तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं? तो पहला आपका आएगा दीपक, रोमांच, उल्लेख, वैदर्भी। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ए और सी, यानी कि दीपक और उल्लेख, ये क्या है आपके अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं क्या हैं? जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध, मृत्यु बोध या परंपरा के प्रति आस्था। तो इसमें क्या है, अस्तित्ववाद की जो विशेषताएं है तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा? ए और सी, यानी कि जीवन की, इसमें अस्तित्ववाद के बारे में पढ़ेंगे तो
उसमें आपको समझ में आएगा कि इसमें जितने भी विद्वान या कवि हुए उन्होंने जीवन की निरर्थकता को दिखाने का प्रयास किया है, और क्या है, मृत्यु को। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2। उसके बाद देखिए, पूर्ववा के कहे गए संवाद, कवि और प्रेमी एक ही नहीं, प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है जबकि कवि देह से दूर जाता है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, कुसुम और कामनी दोनों सुंदर होते हैं परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत सिका भी है। तो इसमें से पूर्ववा के द्वारा कौन से कथन कहे गए हैं? तो इसमें से आपका मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्रेम जलन नहीं, वह अमृत सिका भी है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? 4। बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता के संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? जीवन की संकुलता और परिवर्तन द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है, या कभी परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता है। तो इसमें बच्चन सिंह ने के कौन से मत हैं उनको हमें देखना है। तो इसमें आपका आ जाएगा ए और सी, यानी कि जीवन की संकुलता, परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान की जटिल प्रभावशाली बना दिया है। दूसरा उन्होंने क्या कहा? इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? 3। अगला क्वेश्चन देखें, तो इसमें हमें मिलाना है कि ये रचनाएं किस किस की हैं। तो देख लेते हैं। इसमें आपका 3 यानी कि होली है, किसका है ये? आपके प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है। उसके बाद पीछे मत फेंकी किसका है? बालकृष्ण भट्ट का, यानी कि 4। मेरी जन्मभूमि, ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि पहला। उसके बाद परंपरा बंधन नहीं, ये किसका निबंध है? आपके विद्यानिवास मिश्र का। ठीक, समझ में आ गया? चलते हैं आगे। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी मिलान करना है कि जो ये लेखक दिए गए हैं इनका संबंध किससे है। तो इसमें देखिए, जो आपके अभिमन्यु अनंत हैं तो उनका संबंध किससे है? आपके मॉरिशस से। तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका इनके सामने? 2। जोगिंदर सिंह कंवल के संबंध कहाँ से रखते हैं अपना? फिजी से, यानी कि पहला। सूर्य प्रसाद बीरे संबंध कहाँ से रखते हैं अपना? सूरी नाम से। और वहीं सहदुरा सिर्फ किससे रखते हैं? ट्रीनाड से, यानी कि 3। ठीक, चलते हैं आगे। तो अब इसमें जो किताबें दी गई हैं उनके बारे में देखते हैं और उनके राइटर को लगाना है, सूची मिलानी करना है इसमें भी। तो इसमें पहला आएगा ऑप्शन, तो इसमें देखिए चित्तौर का सर्वनाश किसकी रचना है? तो ये रूप नारायण पांडे की। ठीक, बसंत किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। जुलूस रुखा है किसकी है? विवेकी राय की। और गांव का मन किसकी है? विद्यानिवास मिश्र की। ठीक, चलते हैं आगे। इसमें भी हमें मिलाना है, तो इसमें कौन सा सही जाएगा आपका? 4। तो कैसे? सप्तवर्णी देखिए किसकी रचना है? आपको ये लेखक और उनकी रचनाएं याद करनी पड़ेंगी तभी आप मिलान कर सकते हैं। तो सप्तवर्णी किसकी रचना है? आपके गिरिराज किशोर जी की। तो ऑप्शन 2। लौट आओ ओ धार किसकी रचना है? दूधनाथ सिंह की, यानी कि ऑप्शन 4। हम हशमत किसकी है? कृष्णा सोबती की, यानी कि पहला। आज के अतीत किसकी है? भीष्म साहनी की, यानी कि 3। ठीक, चलते हैं आगे। तो अब देखिए इसमें हमें फिर से सूची का मिलान करना है। तो इसमें हमारा कौन सा ठीक होगा? पहला। तो राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? 1955 में। राष्ट्रपति आदेश 1960। राजभाषा अधिनियम आपका 1962
1963 में। बाद में इसमें क्या है संशोधन हुआ, कब हुआ संशोधन आपका 1968 में। राजभाषा नियम आपका कौन सा है 1976 में। देखिए यही कंफ्यूज होते हैं राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम। तो देखिए राजभाषा नियम की जो सन है वो 1976 है, वही राजभाषा अधिनियम की जो सन है वो 1963 है, बाद में इनमें संशोधन हुआ 1968 में। याद रखेंगे इस चीज को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या है सूची 1 से सूची 2 का मिलान। इसमें आपके पाश्चात्य जो काव्यशास्त्री हैं उनके नाम लिखे गए हैं, दूसरी साइड क्या है इनकी पुस्तकों के नाम लिखे गए हैं। तो इसमें क्या है हमें सही मिलान करना है। तो एक तरफ लिखा है प्लेटो, बिमास, डब्ल्यू के, कॉलरिज, फ्रैंक रेमंड और लीवर्स। तो इसमें हमारा कौन सा ठीक होगा, आपका प्लेटो की रचना कौन सी आ जाएगी ईयान, यानी कि ए का दूसरा। उसके बाद बिमास डब्ल्यू के की रचना कौन सी है लिटरेरी क्रिटिसिज्म आ शॉर्ट हिस्ट्री, यानी कि चौथा। कॉलरिज की देखें तो लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, यानी कि सी का तीसरा। फ्रैंक रेमंड डेविस की द ग्रेट ट्रेडिशन, तो पहला, यानी कि दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। कौन सा ऑप्शन आएगा आपका पहला, तो उत्तर सही होगा आपका पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें भी देखिए क्या है हमें सूची का मिलान करना है। एक तरफ आपके उपन्यास दिए हुए हैं तो एक तरफ क्या है स्थान के नाम दिए गए हैं। तो ये स्थान किस उपन्यास से अपना संबंध रखते हैं तो उनके बारे में बताना है। तो लाहौर आपका किससे संबंधित है, झूठा सच से। तो 2 सिपालगंज आपके राग दरबारी से, ऑप्शन ए। उसके बाद कान्यकुब्ज किससे संबंधित है आपके बाण भट्ट की आत्मकथा से, यानी कि चौथा। और अमृतसर किससे संबंधित है आपके उसने कहा था, यानी कि तीसरा। तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा किस में आया आपके ऑप्शन नंबर 1 में। तो उत्तर सही होगा आपका 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें देखिए एक तरफ उपन्यास हैं और ये उपन्यास किस कैटेगरी के हैं तो उनका हमें यहाँ पे नाम देना है। जैसे कि दलित जीवन से कौन सा उपन्यास अपना संबंध रखता है, राजनीतिक बोध से कौन सा उपन्यास अपना संबंध रखता है, ठीक उसी प्रकार जीवनी परक उपन्यास कौन सा है, और आत्मकथात्मक शैली में उपन्यास कौन सा है। तो देखिए दलित जीवन से आपका कौन सा उपन्यास संबंध रखता है धरती धन्ना अपना, तो यानी कि ए का चौथा। राजनीतिक बोध से कौन सा उपन्यास संबंध रखता है आपका तमस, यानी कि पहला। जीवनी परक आपका कौन सा है मानस का हंस, एंड ठीक है। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन 2। आत्मकथात्मक शैली शेखर एक जीवनी, इसमें तीसरा है ना। तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ऑप्शन कौन सा चाहिए होगा चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए किस में आ रहा है ये आपका चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या है आपके काव्य ग्रंथ दिए गए हैं और दूसरी तरफ क्या है एक तरफ आपकी पंक्तियां दी गई हैं, दूसरी तरफ क्या आपके काव्य ग्रंथ दिए गए हैं, उनका मैं सही मिलान करना है कौन सी पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में कही गई है। तो इसमें देखिए मिलन के पल दो चार बिरह कल्पापार, तो ये किससे संबंध रखती है आपके परिवर्तन से, यानी कि ए का चौथा। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, किससे संबंध रखती है आपके कामायनी से, यानी कि तीसरा। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। तो ये आपके किससे संबंध रखता है आपके सांदे गीत से, तो यानी कि दूसरा। उसके बाद उपल वृष्टि हुई तम छा गया पट गई मही कंकर पात से, तो आपका कौन सा है ये प्रिय प्रवास से, तो इसमें आएगा आपका 1। तो 4 3 2 1 ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका 74 का पहला। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें देखिए आपके भारतीय काव्य शास्त्री दिए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है आपके रचनाएं दी हुई, तो हमें इनका क्या है सही मिलान करना है। तो जो श्रृंगार मंजरी है आपकी किसने लिखी, चिंतामणि ने, यानी कि ऑप्शन जो है ए का दूसरा। साहित्य सार किसने लिखा है आपके मतीराम ने, यानी कि पहला। और रस सारांश किसने लिखा, भिखारी दास ने, तो चौथा। प्रेमचंद्र का देव ने, यानी कि तीसरा। तो दूसरा पहला चौथा तीसरा, तो दूसरा पहला चौथा तीसरा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपके दूसरा। देखिए आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी क्योंकि कभी कभी क्या होता है रचना एक जैसी मिल जाती है ना, तो जब तक हम याद नहीं करेंगे तब तक हम क्वेश्चन को क्या है सही नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें खुद से याद करनी है तभी हम क्या इसका सही मिलान कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए जन्म काल के अनुसार
हमें क्या है, कवियों का सही क्रम लगाना है ना। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध की, तो इसमें क्या है, हमें सही क्रम में लगाने हैं। तो जो सही आ रहा है तो सबसे पहले किसको लगाएंगे हम, श्रीधर पाठक का। तो इनका जो जन्म है वो 1858 में हुआ, ठीक। उसके बाद बात करें हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की, तो इनका कब हुआ, 1865 में। उसके बाद गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनका जन्म कब हुआ है आपके 1883 में। भाई रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ आपके 1889 में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, पहला। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मोहन राकेश के कहानी संग्रह को प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्या हमें सही क्रम लगाना है, ठीक है। तो इसमें देखिए फौलाद का आकाश, नए बादल, एक और जिंदगी, जानवर और जानवर। तो इसमें देखिए पहले आपका आएगा नए बादल, दूसरा आपका आएगा जानवर और जानवर, ठीक, और तीसरा आपका आएगा एक और जिंदगी, और चौथे में आपका आएगा फौलाद का आकाश। तो कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन दूसरा, ठीक। चलते हैं आपके प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्या है, निम्नलिखित उपन्यास को हमें सही अनुक्रम लगाना है। देखिए सही अनुक्रम कैसे लगा सकते हैं, जब हमें इनके सन पता हो, है ना। तो ये हमें सारी चीजें याद खुद से करनी पड़ेंगी, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो देखिए जैसे देखिए शेखर एक जीवनी, तो इसका प्रकाशन वर्ष देखिए 1940, फिर 1944, 2 हुए थे ना इसके। उसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, मैला आंचल, ठीक। उसके बाद आपका आएगा तमस। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, फोर्थ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखिए रचनाओं का सही क्रम लगाना है। तो इसमें पहला आपका है भारत की भाषा समस्या, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, प्रेमचंद और उनका युग, भारत हिंदी युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। तो इसमें देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, तीसरा, ठीक। आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यास को फिर से हमें सही क्रम लगाना है। आप यहाँ देख लीजिए उपन्यास से देखिए कितने सारे क्वेश्चन बने हैं। ज़्यादातर आपके यूनिट 5 से लेके यूनिट 10 तक के जितने क्वेश्चंस हैं आपको वहीं से देखने को मिल रहे हैं। तो यूनिट 1 से लेकर 5 तक तो कवर करते हैं, पर 6, 7, 8, 9, 10 ये ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, उपन्यासों का हमें सही क्रम लगाना है। तो इसमें कौन सा आएगा आपका, पहला, यानी कि पहले आपका आएगा झूठा सच, दूसरे नंबर पे आएगा आपका राग दरबारी, तीसरे नंबर पर आएगा मानस कारण 1972, जिंदगी नामा आएगा फिर आपके चौथे नंबर पर, ठीक है। चलते हैं आगे। इसमें भी क्या है, हमें रचनाओं का सही क्रम लगाना है। तो इसमें हमारा कौन सा सही जाएगा, आपका चौथा, यानी कि सबसे पहले इसमें आएगा हिंदी साहित्य की भूमिका, यानी कि 1952, फिर उसके बाद आपका कबीर, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका मध्यकालीन बोध स्वरूप। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। तो उनका सीरियल हमें जब सन याद होंगे तभी हम लगा पाएंगे, ठीक। चलते हैं आगे। तो इसमें भी देखिए निबंध संग्रह दिए हुए हैं। अब इन्हें क्या है, हमें सही प्रकार लगाना है, सही अनुक्रम में लगाना है ना। तो इसमें देखिए पहला आपका आएगा आलोक पर्व, दूसरे फिर आएगा आपका बकलम खुद, चौथा आएगा मन पवन की नौका, और पहला आएगा आपका अस्मिता के लिए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, तीसरा। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम क्या है। पहले शौरसेनी आई, फिर उसके बाद नागर अपभ्रंश आई, या फिर पश्चिमी हिंदी आई, या वर्तमान हिंदी आई। तो इसमें देखिए आपका क्या है, शौरसेनी, नागर अपभ्रंश और पश्चिमी हिंदी और वर्तमान हिंदी। तो ऑप्शन पहला ठीक है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो इसमें देखिए पंक्तियां दी हुई हैं और सामने कवि लिखे हुए हैं, उनसे हमें इनका मेल करना है। तो इसमें देखिए आपका प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक, जो लागे सुधी ना काहू करी। तो ये इसमें ये किसकी पंक्ति है आपकी, ये किसकी पंक्ति है आपकी, सूरदास की। उसके बाद बहुभुज चित्र बनाए के हरि रचियो कीड़ा रास, जेहि न इच्छा झूल वे ऐसी बुद्धि के पास। किसकी है आपके, कबीरदास की। थार रूप देख अटकी, कुल कुटुम्ब सजन सकल बार बार हटकी। किसकी है, मीरा की। गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देखी, आचरण मम मोहि उपजई अति क्रोध, दम्भ ही नीति भावे। ये किसकी है आपके, तुलसीदास की। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, तीसरा, ठीक है। चलते हैं आगे।
अब इसमें देखिए हमें फिर से क्या है, रचनाएं देखने को मिल रही हैं, काव्य शास्त्र से संबंधित है क्वेश्चन। तो इसमें देखिए पहले आपका काव्य दर्श आएगा, फिर उसके बाद औचित्य विचार चर्चा दी गई, काव्य अलंकार सूत्र प्रति दी है, अभिनव भारती। अब इसे क्या है, हमें सही क्रम में लगाना है। तो काव्य दर्श पहले आएगा, उसके बाद हम क्या देखेंगे, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अभिनव भारती आएगा, किसकी रचना ये, अभिनव गुप्त की। औचित्य विचार चर्चा हमारा बाद में आएगा। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा दूसरा। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो देखिए इसमें 2 कथन दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो पहला भी कथन क्या है, दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है। अब देखिए कारण, क्यों किस कारण से ये बात कही गई है, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। तो देखिए इसमें जो अभिकथन कहा है वो तो सही है, लेकिन आपका जो दूसरा कारण जो दिया गया है वो गलत है। क्यों गलत है, तो गलत इस वजह से है कि अम्बेडकर दर्शन में सिर्फ दलित विमर्श ही विचार वितर्क नहीं कर सकते, बल्कि क्या है, कोई भी वर्ग इसमें अपने मत को रख सकता है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो इसमें भी वही बात, देखिए 2 कथन दिए गए हैं, तो उनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है देखना है। तो पहला भी कथन क्या है कि उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है, क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। तो देखिए एक तरफ तो ये क्या कह रहा है, उपन्यास मानवीयता चित्रण पर निषेध करता है क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। तो देखिए इसमें क्या है, आपका जो अभिकथन है वो तो गलत है, लेकिन आपका कारण सही है, क्योंकि वो निषेध नहीं करता है, लेकिन भूमिका किसकी होती है, मानव चरित्र की। समझ रहे हैं बात को। तो आपका पहला गलत और जो आपका कारण है वो सही, ठीक है। चलते हैं आगे। तो इसमें भी देखिए नाटक का उद्देश्य जनोपदेश है। कारण क्या दिया है इसका, क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती। तो इसमें भी देखिए हमें जो अभिकथन है क्या वो सही है या फिर कारण सही है, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो इसमें देखिए आपका अभिकथन ए तो सत्य है, लेकिन जो कारण है वो गलत है, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। तो इसमें ए और आर यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और आर ने यानी कि कारण ने अभिकथन की सही व्याख्या की है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। कारण क्या दिया है, क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। तो देखिए इसमें जो अभिकथन है वो तो ठीक कहा है, लेकिन जो कारण है उसकी व्याख्या बिल्कुल गलत की है, यानी कि ये पूरा असत्य है। तो ऑप्शन आपका ए सत्य है, जबकि आर असत्य है। अब देखिए आगे के जो क्वेश्चन है इसमें देखिए कॉम्प्रिहेंशन यानी कि बोध दिया हुआ। अब हमें क्या है, इसमें से क्वेश्चन छांट के, इसमें से जो क्वेश्चन दिए हैं उसके उत्तर छांट के देने हैं, ठीक है। जो मैंने आपको यूजीसी नेट पेपर 1 की कॉम्प्रिहेंशन या बोध की जो क्लास कराई थी, उसमें ये मैंने चीज़ आपको बताई थी कि जब भी कॉम्प्रिहेंशन या बोध के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिले तो सबसे पहले क्या है, हमें एक नज़र जो हमारा गद्यांश या परिच्छेद दिया हुआ है उसे अच्छे से पढ़ लें, ताकि हमारे जो आंसर हैं वो ठीक प्रकार से दे सकें, ठीक। तो चलते हैं अपने। तो पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी है। पशुओं के प्रेम की पहुंच प्राय अपने जोड़े बच्चे या खिलौने पिलाने वालों तक ही होती है। देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि ये पशुत्व और मनुष्यत्व में क्या भेद है या क्या विशेषता है। देखिए जो पशु होते हैं, अगर कोई उन्हें पाल रहा है तो उनका मोह सिर्फ अपने मालिक के प्रति होता है, अन्य के प्रति उनका मोह नहीं होता। लेकिन मनुष्य की जो भावनाएं हैं वो क्या है, व्यापक हैं। समझ रहे हैं। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही जाता है।
स्ववर्ग या पशु मात्र को सताने वाले तक नहीं जाता, पर मनुष्य के ज्ञान प्रसार के साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता जाता है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर की जगह उसके हृदय में बन गई है। मनुष्य को त्योरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं चढ़ती, गाय बैल और कुत्ते बिल्ली के सताने वाले पर भी चढ़ती है। देखिए इसमें क्या बात कही गई है, जो मनुष्य है उसका गुस्सा सिर्फ खुद को, जो लोग उसे सताते हैं उस पर तक नहीं पहुंचती है, जब बल्कि जो कहते हैं ना सेंसिटिव होते हैं, अगर किसी बेजुबान जानवर को मारा जा रहा हो तो वो सह नहीं पाते और विद्रोह करने लग जाते हैं, तो वो बात इसमें कही गई है। पशु की वेदना देखकर भी उनके नेत्र सजल हो जाते हैं, यानी कि जो मनुष्य है अगर वो सहृदय है तो अगर कोई बेजुबान किसी परेशानी में तो उसके भी देख के क्या उनके आंसू निकलने लगते हैं। बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा, पर मनुष्य, पशु पक्षी, फूल पत्ते, रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि जो पशु है, उदाहरण दिया है बंदर का, कि जो बंदर होता है वो सुंदरता कहाँ देखता है, कहाँ दिखता है, सिर्फ बंदरिया में। लेकिन जो मनुष्य है वो सुंदरता हर जगह देख सकता है, चाहे वो पहाड़ हों, नदियाँ हों, पेड़ पौधे हों, कोई भी क्षेत्र हो, अगर उसकी दृष्टि इतनी अच्छी है वो हर किसी क्षेत्र में सकारात्मकता को देख सकता है, तो सौंदर्य अपने आप ही पैदा हो जाएगा। तो वो बात इसमें कही है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। अब देखिए इसमें क्या बात कही, सीधे सीधे पशुत्व से मनुष्यत्व का जो ज्ञान होता है, जो भाव होते हैं मनुष्य के, वो पशु से काफ़ी ज़्यादा बढ़कर होते हैं, व्यापक होते हैं। ठीक है, पशु क्या है, सिर्फ सीमित क्षेत्र तक ही अपना प्रेम दिखा सकता है, अपने मालिक के प्रति ही प्रेम दिखा सकता है, और उसे जो चोट पहुंचा रहे हैं बस उनको प्रति ही क्या है वो घृणा को दिखा सकता है। लेकिन जो मनुष्य है उसके भाव और ज्ञान का जो क्षेत्र है वो काफ़ी प्रसारित है ना। तो अगर उसे कोई दुख दे रहा है तो उससे तो उसका मन खट्टा होगा ही होगा, लेकिन किसी दूसरे असहाय को सताया जा रहा है, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, वो स्टैंड लेता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, दूसरा क्या कहा गया है कि पशु को सुंदरता का इतना आभास नहीं होता, उन्हें सुंदरता कहाँ दिखाई देती है, सीमित क्षेत्र में, लेकिन जो मनुष्य है उसे सुंदरता हर क्षेत्र में दिखाई देती है। आप चाहे मिट्टी में देख लें वो, या पहाड़ में देख लें, पशु पक्षियों में देख लें, छोटे बच्चे में देख लें, तो ये गुण किस में है, मनुष्य में। अब देखिए दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि मनुष्य के मन में जो सौंदर्य, जो प्रेम आता है, जो भाव आते हैं, उनका कारण क्या है, तो उनका कारण क्या है, काव्य। अब आप देखिए काव्य ही क्यों, जो कवि होते हैं वो देखिए हर क्षेत्र में रचना कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है, उनके जो भाव हैं वो कैसे हैं, सौंदर्यपूर्ण हैं। जब वो रचना करते हैं तब जब उनके जो पाठक होते हैं वो पढ़ते हैं तो वो भी क्या है, उसी सौंदर्य को अनुभव करते हैं। तो सबसे बड़ा हाथ किसका रहता है, आपके सौंदर्य को जगाने में, उत्तेजना को जगाने में, है ना, अच्छा प्रभाव छोड़ने में। देखिए काव्य अगर आप पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ रहा है तो यानी कि ये तो जो लेखक है, कवि है, उसकी क्षमता पर आधारित है कि उसने इस तरह की रचना लिखी है कि वो दूसरों को आकर्षित कर सके और उसे कुछ प्रेरणा दे। लेकिन वहीं अगर गलत साहित्य को आप पढ़ते हैं तो वो आप पे क्या है, नकारात्मक प्रभाव भी डालेगा। इसीलिए क्या है, हमें हमेशा जो अच्छा साहित्य है तो वही पढ़ना चाहिए, जिससे क्या है हमारी मानसिकता भी अच्छी बनी रहे। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या है, क्वेश्चन छांटने हैं। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उपयुक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है आपका, काव्य भावोत्तेजना के माध्यम से जीवन का कायाकल्प करता है। काव्यगत भावोत्तेजना से जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। काव्यगत भावोत्तेजना से बुद्धि व्यापार बहुत व्यापक होता है। काव्यगत भावोत्तेजना आदमी को अच्छा बनने से रोकती है। तो इसमें से सही कथन हमें देखना है। तो देखिए आपने ऊपर का ये परिच्छेद पढ़ा, पैसेज पढ़ा, तो इसमें मैंने क्या बताया कि जो पशु और मनुष्य में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, कि जो मनुष्य है उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसके भाव, उसकी संवेदना पशुओं से
अधिक होती है ना। दूसरा क्या पढ़ा कि जो पशु होते हैं उनके लिए सुंदरता, प्रेम, ईर्ष्या सीमित क्षेत्र तक होती है, लेकिन मनुष्य की जो प्रेम होता है, सौंदर्य है, संवेदना है, वो व्यापक होती हैं। वो किसी भी क्षेत्र में सौंदर्य को देख सकता है, लेकिन लेकिन पशु उसे नहीं देख सकता। दूसरा, ये लास्ट लाइन में क्या कहा गया है कि इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। जब हम कोई साहित्य, जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में क्या है, एक अलग बदलाव देखने को मिलता है। जब हम किसी अच्छे विद्वान की पुस्तक को पढ़ते हैं तो देखिए हमारी मानसिकता भी परिवर्तित होती है। यही नहीं कि हमने पढ़ लिया तो हमारे दिमाग में कुछ नहीं आएगा। अगर हम ढंग से दूसरे की किताब को पढ़ रहे हैं तो हमारी मानसिकता बहुत जल्दी ही परिवर्तित होती है। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी तो हम किताबें ही तो पढ़ते हैं, तो वो किताबें तो किसी ना किसी विद्वान ने लिखी ही तो हैं। ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ही छप के आ जाती हैं, वो कोई ना कोई विद्वान तो लिखता ही है ना। तो जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, तो इससे क्या है, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित हो जाता है, हमें जब पहले नॉलेज नहीं होती है, हम कुछ जानते नहीं हैं, तो अंधभक्ति में रहते हैं। अंधभक्ति इन द सेंस कोई हमें अफवाह के तौर पर कोई बात बता दे, हम उसका ही गुणगान करते हैं। लेकिन जब हम साहित्य को पढ़ेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, तो क्या है, हमें तर्क वितर्क की शक्ति विकसित होगी। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा, आपका काव्य भावोत्तेजना के माध्यम से जीवन का कायाकल्प करता है। देखिए, अगर साहित्य और कोई अच्छी किताब आप पढ़ रहे हैं तो आपका जीवन अच्छा रहेगा, आप सकारात्मक दिशा में जाओगे। लेकिन अगर आप गलत कोई साहित्य पढ़ रहे हैं, गलत कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या है, आपका जीवन नष्ट ही हो जाएगा। क्योंकि एक गलत किताब क्या है, मनुष्य को नाश की ओर ले जाती है। ये तो आप सबको पता ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया है कि उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मनुष्य की सौंदर्य अनुभूति सभी प्राणियों से व्यापक है, बिल्कुल है। इसमें आपकी देखिए सौंदर्य अनुभूति नहीं, आप ज्ञान भी, बुद्धि भी, संवेदनाएं भी क्या है, पशु से बढ़कर होती है मनुष्य की। ठीक, मनुष्य की सौंदर्य अनुभूति पशु जाति से बड़ी चढ़ी है, वही बात लौट के कही गई है इसमें। मनुष्य जड़ चेतन से सबके सौंदर्य पर रिझने वाला श्रेष्ठ प्राणी है, बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति को किसी में सौंदर्य दिख गया तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, ये तो देखने वाले की नजर में है कि हम किस चीज में सौंदर्य को देख लें, है ना। जैसे अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा तो उससे सुंदरता कहाँ दिखाई देगी, किताबों में दिखाई देगी। ठीक है, अगर कोई अलग क्षेत्र का बच्चा है ना, किसी को प्रकृति से ज़्यादा प्यार है तो उसे सुंदरता किस में दिखेगी, प्रकृति में ही दिखेगी। तो ये तो आपकी मानसिकता, आपकी विचारधारा पर डिपेंड करता है कि आप किस में सौंदर्य को देख रहे हैं। तो वो बात इसमें कही गई है। ठीक, अगला देखिए क्या कहा गया है, मनुष्य की सौंदर्य अनुभूति प्राणी तर है, तो ये गलत है। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, चौथा। चलते हैं आगे। तो उपयुक्त अवतरण के आधार पर इनमें से कौन सा कथन सही है। तो मनुष्य अपने शारीरिक शक्ति में पशु से बढ़कर है, मनुष्य अपने ज्ञान प्रसार से पशु से घटकर है, मनुष्य भाव प्रसार पशु जाति से सीमित है, मनुष्य का प्रेम द्वेष पशुओं से अधिक व्यापक है। तो ऊपर के तीनों क्या है, आपके गलत हैं, ये बिल्कुल विपरीत बातें कर रहे हैं। जबकि आपका चौथा क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि मनुष्य का प्रेम भाव संवेदना द्वेष क्या है, पशु से हमेशा बढ़कर होते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। तो उपयुक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पशुओं का क्रोध सीधे सीधे अपने सताने वालों पर के प्रति होता है, ये बिल्कुल सही कहा है इसमें। पशुओं का प्रेम अपने बच्चों के मालिकों के प्रति रहता है, बिल्कुल। पशुओं का प्रेम मनुष्य के प्रेम से सीमित होता है, ये भी सही है। लेकिन गलत कौन सा है आपका, पशु मारते की परेशानी से दुखी होता है, ये गलत है। तो आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन दूसरा। अगला चलें। तो इसमें देखिए क्या है
कि उपयुक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें इसमें से सही कथन को छांटना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, मनुष्य के क्रोध और करुणा पशु से अधिक व्यापक नहीं है, ये गलत है आपका। मनुष्य के क्रोध करुणा मनुष्य तक सीमित है, ये भी गलत है आपका। मनुष्य के क्रोध और करुणा प्राणी मात्र तक व्यापक है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। और चौथा आपका गलत है, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? तीसरा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक गद्यांश पूरा। ठीक है, इसमें हमने 5 क्वेश्चन किए। चलते हैं आगे। तो आगे भी क्या है, गद्यांश दिया उसको पढ़ना है, इसमें से हमें क्वेश्चन छांटने हैं। तो देखिए, हमारी परंपरा महिमामय उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजान में भी यह बातें हमें खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं, उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। इसमें क्या है, इसके गद्यांश में आपकी जो परंपराएं रही हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है कि मनुष्य भले ही कितना बदल जाए, लेकिन उसकी जो कुछ परंपराएं हैं, कुछ संस्कार हैं, वो अभी भी वही हैं जो प्राचीन काल में थे। वह स्व के बंधनों को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाए हुए बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। क्या बात कही गई है? मनुष्य क्या है, दूसरे की अधीनता को स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो सिर्फ अपने आप पर अपना ही हक समझता है, वो बात इसमें कही गई है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि हम कुछ मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, हम उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह हम सब समय वांछनीय ही नहीं होता। देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है कि ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में कोई जो आपकी मान्यताएं चली आ रही थी तो आप उसे चिपके ही रहें। कौन सी मान्यताएं, कौन सी परंपरा? जो रूढ़िवादी थी, जो मनुष्य का शोषण करती थी। ठीक है, मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदर ये मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। जैसे उदाहरण दिया है कि जो बंदरिया होती है, अगर उससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसे अपने सीने में दबाए रखती है। तो इन्होंने सीधे सीधे बात कही है कि पुरानी परंपराएं अगर क्रूरता दिखा रही हैं, आपका शोषण कर रही हैं, तो उसका ये नहीं कि आप उसे दबाए रखें, उसे अपनाए रखें। जैसे पहले सती प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, बाल विवाह था, तो क्यों थी? ये पहले तो चलती थी। हालांकि कुछ लोग जिनकी मानसिकता नहीं बदली है वो इन सब चीज़ों को मानते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर ये चीज़ सती प्रथा तो आपको देखने को भी नहीं मिलती है ना। तो वो चीज़ कही गई है, अगर वो जब परंपराएं, जब मान्यताएं क्रूर रूप ले लें और मनुष्य का शोषण करने लगे, तो क्या वो परंपरा मान्यता कहलाएगी? नहीं कहलाएगी, वो तो एक तरह से यातना हो गई। मनुष्य ने परंपरा नियमों को बनाया है, परंपरा नियमों ने मनुष्य को नहीं बनाया। तो ये मनुष्य के हाथ में अगर चीजें आपका शोषण कर रही हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाए। अपने से चिपकाए रहने से अच्छा है कि उन्हें दूर हो जाए आप उस चीज से, वो बात यहाँ कही गई है। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हमें अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपने सर्वस्व को खो दें। अब देखिए, इसमें दूसरी बात उन्होंने भी ये भी कही कि जो गलत चीजें हैं उन्हें आप छोड़िए, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं तो उसे मत छोड़िए, है ना। तो इसमें दोनों बात कही गई हैं। तो अब देखिए, इनमें जो आपका गद्यांश है वो आपकी परंपरा मान्यताओं का जहाँ एक पक्ष अच्छा दिखा रहा है, दूसरा क्या है, जो गलत परंपराएं हैं उनसे क्या है, ये आपको बाहर लाने की कोशिश भी कर रहा है। क्या अगर परंपराएं मान्यताएं गलत हैं, शोषण कर रही हैं, तो आप उसे छोड़ दें, उससे चिपके रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन वो वैसे ही नरक कर रखी है ना। लेकिन वैश्वीकरण के माहौल में आप अपनी परंपरा मान्यताओं संस्कार को ना भूलें, वो बात भी इसमें कही गई है। अब इसमें से क्या है, हमें अपने क्वेश्चन को ढूंढना है। तो पहला आपका क्या है, उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस ध्यान में कौन कौन सी बातें कही हैं, ध्यान से पढ़ा आपने, क्वेश्चन इसी में से छांटने हैं आपको। तो इसमें से कथन सही कौन सा है? दूसरों के अधीन ना रहना, किसी को अपने अधीन ना रखना, अपने आप को अनुशासन में रखना, अपने को अपने अनुशासन से मुक्त मानना। तो इसमें से जो आपका बिल्कुल सटीक उत्तर है, तो इसमें आएगा आपके
अपने को अपने अनुशासन में रखना। ठीक, आगे चलें। उपयुक्त अवतरण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुपयुक्त है? तो इसमें से गलत कथन को हमें निकालना है। तो हम अधीनता के रूप में सोचने के अभ्यस्त हैं, हमारी परंपरा महिमामयी है, हमारा उत्तराधिकार बहुत समृद्ध है, हमारे संस्कार अत्यंत उत्कृष्ट है। तो गलत देखिए, आपको पहले ही पता चल रहा है, पहला गलत है आपका। आगे चलें। उपयुक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जो ये 4 कथन दिए गए हैं, आपको उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ जो कथन है, जो सही कथन है, उसको ढूंढना है। ठीक, तो पुराने का मुंह हमेशा अपेक्षित है नहीं। अगर चीज़ें अच्छी हैं तो उनसे जुड़िए, अगर वो आपका शोषण कर रही हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए, उसी में बेहतरी है। पुराने को विवेकपूर्ण ग्रहण करना चाहिए, बिल्कुल अपने विवेक से कोई भी हर कार्य को करना चाहिए। ठीक, और बाकी के 4 तो गलत ही हैं, सॉरी 2 तो गलत ही हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें अपनी परंपरा का सब कुछ स्वीकार करना चाहिए नहीं, गलत चीज़ों को छोड़ना चाहिए। हमें अपनी परंपराओं की सड़ीगली चीज़ों को सीने चिपका रखना चाहिए, गलत। नए अनुसंधान के जोश में हमें अपनी परंपरा को पूरी तरह से नकार देना चाहिए, गलत, ये भी गलत है। आपके जो संस्कार हैं, जो आपको मानव बने रहने के लिए आवश्यक हैं, तो उन्हें तो अपनाना ही चाहिए। गलत चीज़ें हैं, उन्हें छोड़िए। नए अनुसंधान के बावजूद हमें अपनी परंपरा की अच्छी बातों को बचाकर रखना चाहिए, बिल्कुल। तो ये सही है आपका। ठीक है, चलते हैं आगे। तो उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें से देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, ढूंढना है हमें। कि मूल समस्याएं बहुत बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं, उलझनों की मात्रा बढ़ गई है। तो देखिए सही कथन कौन सा नहीं है कि मूल समस्याएं बहुत बदल गई। देखिए समस्या वही है, बस परिस्थितियां बदल जाती हैं, बस समस्या हमारी ज्यों की त्यों ही रहती हैं। जो आपके गद्यांश में कहा गया उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा आंसर, ये ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा यूजीसी नेट पेपर 2 2021 शिफ्ट 1 का ये पेपर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपको शिफ्ट 2 के पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।